नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथमेटिक्स आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के सेकंड लेक्चर अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आज यह जानेंगे अक्षांश देशांतर हमें जरूरी क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह बहुत विशाल है। अतः इसके पृथ्वी की सतह पर देखिए, पृथ्वी की सतह, इसकी सतह गोलाकार एकदम है। तो इस पे आप जो किसी भी स्थान को प्रदर्शित करना चाहते हो तो बिना गणितीय विधि से आप इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी की सतह पर गणितीय विधि द्वारा किसी भी स्थान के पता लगाने का एक माध्यम होता है। तो आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का तल है, तो आप यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हो तो अक्षांश रेखा हो जाती है। और इसके बगैर तो आप किसी स्थान का पता लगा नहीं सकते हो, तो इस पे एक लंबवत रेखा भी खींची जानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जिस स्थान पर काटेंगी वह कोई स्थान होगा जिसका कुछ अक्षांश और देशांतर होगा। तो अब हम परिचय के तौर पर अब इसको हम विस्तृत पढ़ना पड़ेंगे, तो अब समझते हैं आगे चलकर। तो आज हम जानेंगे अक्षांश की भौगोलिक और गणितीय परिभाषा। तो उसकी दो तरह से परिभाषा आप ज्ञात कर सकते हैं कि जियोग्राफिकल डेफिनेशन होता है, एक गणितीय परिभाषा। तो भौगोलिक परिभाषा में आप किसी स्थान से संबंधित बातों को ध्यान में देंगे और गणितीय परिभाषा में आप कोण से संबंधित अक्षांश की परिभाषा को ज्ञात करेंगे। यार, और इस भौगोलिक परिभाषा के अंतर्गत हम पृथ्वी एक गोलाकार चूंकि है, तो पृथ्वी की सतह पर कुछ हमें रेफरेंस संदर्भ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम पृथ्वी के बीचों बीच से, इसके भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती हुई एक काल्पनिक रेखा को माना, जिसे संदर्भ रेखा कहा जाता है। और एक क्षैतिज पृथ्वी के जो तल पर, तो क्षैतिज तल पर एक काल्पनिक रेखा माना जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, या पृथ्वी को दो अर्धगोलों में बांट देती है। ऊपर जब ऊपरी तरफ देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और नीचे की तरफ के अर्धगोले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इधर के जितने अक्षांश है इनको 0 डिग्री से ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश, नीचे जो है ये सभी दक्षिणी अक्षांश कहे जाते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम परिभाषा पर आते हैं, तो आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए। तो ये भौगोलिक परिभाषा में आप देखिए, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान पे जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण भौगोलिक परिभाषा के अंतर्गत विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण संकेंद्रीय वृत्तों या समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए, इसमें विषुवत रेखा से चाहे उत्तर आप जाइए, इन सभी को उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से नीचे जो होते हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। 0 से लेकर के 90 तक सभी उत्तरी अक्षांश। उसे उदाहरण पर आप देख सकते हैं, यह 0 डिग्री के समानांतर एक रेखा 3 डिग्री नॉर्थ है, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद ये 90 अंश ध्रुव नॉर्थ पोल हो जाता है। फिर इधर निचले स्तर पे देखिए 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सभी रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर हैं, और 90 डिग्री जो है साउथ पोल आ गया। तो अब वास्तव में इनके बारे में हम एक जानना चाहेंगे। इनके बारे में मेन बात ये है, ये अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखाएं नहीं होती। अक्षांश रेखाएं वास्तव में वृत्त होते हैं। देखिए आप, ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेते हुए एक रेखा अगर आप बना दी जाए, तो ये सभी वृत्त एक ही केंद्र होता है। इन सभी वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो चूंकि पृथ्वी की जो परिधि पर है जो है ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, और जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वृत्त जो है, वृत्तों की वक्रताएं छोटी होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखाएं नहीं होती हैं। अक्षांश
ये पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर जो होते हैं एक वृत्त होते हैं, जिनकी वक्रता जो है ध्रुव की तरफ बढ़ने के साथ साथ छोटी होती चली जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए ये 90 डिग्री के करीब, कोई मान लीजिए 85 डिग्री है, इसके बाद ये जो है 70 डिग्री है। इनकी वक्रताएं छोटी होती चलेंगी। जैसे आप गेंद को समझ सकते हैं, गेंद को लेंगे, जो गेंद का निचला भाग जो गेंद को बराबर भाग में बांटता है वह सबसे बड़ी रेखा होगी। उसके बाद जितने भी वृत्त बनेंगे उसके ऊपर गेंद के, सभी छोटे होते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार आप इसकी तुलना करते हैं और ये रेखाएं क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज होते हैं। तो आप इसमें आशा समझ में आया होगा। अब इसकी हम गणितीय परिभाषा के बारे में ध्यान देंगे। तो आगे गणितीय परिभाषा के अंतर्गत पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु के स्थान, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। परिभाषा ये हुई कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम अक्षांश अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश कहा जाता है। तो आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो कोणीय दूरी निकालना आज हम जानेंगे कैसे है। तो कोणीय दूरी में जो है, अब विषुवत रेखा मान लीजिए, विषुवत रेखा 0 डिग्री से संदर्भ लिया जाता है और कोणीय दूरी का मापन पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। तो मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है, तो आप यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते एक रेखा खींचिए, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर उसके बाद इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे से मिलाइए। अब चूंकि ये तो एक वृत्त है, अब इस वृत्त पर जो है, अब उधर भी इतना साइड, उधर भी ऐसा चित्र होगा और इधर भी ऐसे ही होगा। ये मान के चलिए ये सभी स्थान जो है 30-30 डिग्री पर मिल रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक शंक्वाकार वस्तु को देख सकते हैं। जब शंक्वाकार वस्तु होती है तो उसके जैसे मान लीजिए शंक्वाकार, आप उदाहरण के तौर पर देख सकिए ये शंक्वाकार वस्तु है। तो शंक्वाकार वस्तु से प्रत्येक स्थान से जो है, अब देखिए प्रत्येक स्थान से अगर 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे तो एंगल 30 डिग्री का ही होगा। तो उसके बाद जो है, तो कोणीय दूरी को मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये प्रत्येक स्थानों से दूरी जो है, अब कोणीय दूरी से कहा जाता है, ये कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के केंद्र से। तो कोणीय दूरी ये भी होती है, जैसे 30 डिग्री के एंगल पे आप लेते हैं कोणीय दूरी को, तो कोणीय दूरी को प्रत्येक स्थानों से, तब आप जो है कि पृथ्वी के केंद्र में, जो पृथ्वी के केंद्र से 30 डिग्री पर स्थित प्रत्येक स्थानों को मिलाते हुए जब एक रेखा खींचेंगे तो इसे ही अक्षांश कहा जाएगा। तो ये हमेशा हर जगह से 30 डिग्री के एंगल पर जो है मिली हुई है, तो इसे अक्षांश कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कोई वृत्त है, अब वृत्त से आप इसके केंद्र से आप जो किसी एक एंगल लेंगे, दूसरा एंगल यहाँ से नापेंगे, 30 हुआ, ये भी 30 डिग्री हुआ, तो इस रेखा को मिला देंगे। तो इसी दूरी को कोणीय दूरी कहा जाता है। ये दूरी कोणीय दूरी के अंतर्गत आती है। तो अब सभी स्थानों पे चूंकि यह दूरी बराबर होगी, सभी स्थानों से मिलाते हुए जब इन रेखाओं को मिलाएंगे, सभी स्थानों की कोणीय दूरियों को 30-30 डिग्री की कोणीय दूरियों को मिलाते हुए जब एक रेखा खींचेंगे उसे अक्षांश रेखा कहा जाएगा। तो अक्षांश के संदर्भ में हम कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। तो आप आगे जो है चित्र में ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं। तो 2 अक्षांश रेखाएं, इसे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव 111 किलोमीटर होती है और धरातल पर, चूंकि अब उसके बाद जो है दूसरी बात देखेंगे, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को जो है कटिबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री अक्षांश है, ये 60 डिग्री है, तो इसके मध्य अक्षांश को कटिबंध बोला जाएगा। इसके मध्य का जो एरिया है, 2 अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कटिबंध कहा जाता है। और ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर के साथ क्षैतिज खींची जाती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो अब इसमें जो है कुछ और महत्वपूर्ण बातों को रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा
विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ को, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा कहा जाता है। तथा जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा है, इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसके बाद जो 90 डिग्री को, इसको आप जानते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। तो आप उसी प्रकार नीचे जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को, इसको जो है मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। और इसके नीचे जो 66.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है, इसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और ये जो नीचे रेखा है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो आप ये जितने हैं, ये सभी जो 7 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, इनको जो ये जो है, जिनमें से 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो ये सब सभी महत्वपूर्ण अक्षांश है। इन सभी अक्षांशों की आवश्यकता हमें बहुत अधिक पड़ती है, तो ये संदर्भ के तौर पे भी माने जाते हैं। तो आगे अब देखेंगे, और आगे इसमें जो हम जीरो डिग्री से लेकर के ऊपर 90 तक अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और अक्षांश कितने होते हैं, अब हमें जानना है। देखिए, तो इसमें जब आप रेखा की बात करते हैं, क्योंकि जब अक्षांश रेखाओं की आप बात करते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कुल मिलाकर के 179 होती हैं। अक्षांश रेखाएं कुल मिलाकर के 179 होती हैं, क्योंकि आप जब रेखा की बात करते हो तो ये रेखाएं 0 से 90 तक होती हैं, परंतु ये जो 90 पे होता है, ये 90 जो होता है अक्षांश रेखा नहीं है, एक बिंदु होता है। इसे आप रेखा के अंतर्गत नहीं रख सकते हो। तो रेखा ना होकर के एक बिंदु होता है, अतः 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो अक्षांश होता है, इसे आप अक्षांश रेखा के अंतर्गत नहीं ले सकते हो। इन दोनों को छोड़ करके 0 से 90 के बीच में ये रेखाएं, ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, क्योंकि आप 0 से 190 इधर 90 इधर 180 हो गया, और 0 मतलब 180 90 इधर 90 इधर 180, और 0 को लेकर सब मिलाकर के कुल मिलाकर के जो अक्षांश 181 होते हैं। और कुल अक्षांश जो होते हैं 0 से लेकर इधर 90 तक 90 प्लस 0 से इधर लेकर ये भी 90 और प्लस स्वयं 0 डिग्री एक मिलाकर के कुल मिला के 181 अक्षांश होते हैं। तो इन सब के बारे में आशा है कि सब क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार जो है अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश जो होते हैं 181 होते हैं। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखाओं की दो परिभाषाएं आप समझेंगे, भौगोलिक परिभाषा है, गणितीय परिभाषा। तो गणितीय भौगोलिक परिभाषा के अंतर्गत हम जानेंगे कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देखिए, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये तो भौगोलिक परिभाषा इसकी हुई, और इसमें गणितीय परिभाषा को देखेंगे। अब गणितीय परिभाषा के अंतर्गत जो है अब हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाओं को खींचने के लिए एक साथ पहले भूगोलवेत्ताओं में बहुत ज्यादा मतभेद था। देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए पहले भूगोलवेत्ताओं में बहुत मतभेद था, इसलिए उन्होंने इस मतभेद को सुलझाने के लिए जो है एक मानक रेखा को माना। यह मानक रेखा जो है इसे 0 डिग्री कहा जाता है। बहुत पहले समय में जो भूगोलवेत्ताओं को कोई संदर्भ रेखा खींचने में बहुत परेशानी हुई कि मान लीजिए अगर देशांतर रेखा खींचा जाए तो किस संदर्भ लिया जाए, उसका संदर्भ कहाँ से लिया जाए,
तो देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए उन्होंने एक संदर्भ रेखा माना, जो संदर्भ रेखा जिसे 0 डिग्री को माना, और यह 0 डिग्री रेखा जो है लंदन से गुजरती है, लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है 0 डिग्री रेखा। इसे संदर्भ रेखा माना गया, और यहीं से किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम या पूरब, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और जो इसी को संदर्भ मानते हुए अब इसी से एंगल बनाते, इसी से कोण बनाते, पृथ्वी के केंद्र से इसी के सापेक्ष इसको आधार मानते हैं, इसको जो कोणीय दूरी बनती है, एंगुलर डिस्टेंस जो बनती है, उसे देशांतर कहा जाता है। यानी कह सकते परिभाषा के तौर पर कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पूरब या पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। मीनिंग आप समझिए इसको, यह जो है पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, और कहां से ली जाएगी ये कोणीय दूरी, और यह कोणीय दूरी जो है लंदन से गुजरने वाली रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उसे माना गया, ग्रीनविच रेखा से ली जाती है। तो पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा से पूर्व, चाहे इधर पूर्व चले या फिर इधर पश्चिम, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां से इसकी कोणीय दूरी 135 डिग्री है, तो ये रेखा जो होगी यहाँ पे 0 डिग्री चुकी है, तो यह रेखा 0 डिग्री से 135 डिग्री की जहां पे कोण बनाएंगी, तो इस और चूंकि प्रत्येक अक्षांश रेखा पे जो है मतलब मिलाते हुए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए प्रत्येक स्थान से 135 डिग्री से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, इस रेखा को देशांतर रेखा कहा जाएगा। और इस रेखा को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचेंगे। अब हम देशांतर रेखाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को, सभी देशांतर रेखाएं केवल 180 डिग्री को छोड़कर पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है। अब देखिए आप यहाँ पे जो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को लगभग मतलब 180 डिग्री देशांतर को छोड़ करके पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती हैं। तो अब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी, जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, तो आप इसको 3D डायग्राम के थ्रू इसको समझिए। अगर एक रेखा इधर से खींची जा रही है तो दूसरी मान लीजिए उसको उधर से खींची जा रही है, तो जब आप इस संदर्भ की बात बोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये देशांतर रेखाएं जो है, एक मान लीजिए एक वृत्त इधर वाला पार्ट उधर, उधर वाला पार्ट इधर, दो पार्ट इसके बनते हैं और ये दोनों लगभग अर्धवृत्त होते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर को इसलिए मतलब उसकी छोड़कर कहा गया है क्योंकि 180 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी को कुछ जगहों पर मोड़ दी गई है। मतलब कुछ जगहों पर जो है, कुछ जगहों को बचाने के लिए, स्थलीय भागों को बचाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को मोड़ दिया गया है। और दूसरी बात, 180 डिग्री देशांतर को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर माना गया है। अब समझ लीजिए आप, अब जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा जैसे मान लीजिए ग्रीनविच 0 डिग्री है, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व जितने देशांतर हैं और इन सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर,
और इन सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और 180 डिग्री को जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशांतर माना गया है। 180 डिग्री जो रेखा है इसे पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशांतर माना गया है। अब आप समझ सकते हैं इसमें जो है अब वैसे देशांतरों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो देशांतरों की संख्या के बारे में यदि हम बातें करें तो 0 डिग्री देशांतर को लेकर पश्चिम की तरफ 180 प्लस पूर्व की तरफ भी 180, कुल मिलाकर के 0 डिग्री प्लस 180, 0 डिग्री की उधर 180 मान लीजिए इधर है, प्लस 0 डिग्री प्लस 180 इधर, कुल मिलाकर के 361 देशांतर होते हैं। तो आप सबको समझ में लगभग देशांतरों के बारे में आप सबको अक्षांश और देशांतर के बारे में आप सबको पूर्णतः जो कंफर्मेशन आ गई होगी। तो लगभग अगर यहाँ पे जो है इतने और बहुत सारे प्रश्न जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित बनाए जाते हैं बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप हमको आशा है कि जितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, तो आप सब उसको हल करने में सक्षम होंगे इस क्लास को देखने के बाद। और आगे हम बात करेंगे देशांतर और समय, जिसे हम अगले अपने लेक्चर में जो हम समय की गणना कैसे करते हैं, समय की और तारीख की या डेट की गणना कैसे करते हैं, इसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।